नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद मंजुलता में आपका स्वागत है। और आज हम कृषि अर्थशास्त्र कक्षा 12 के अंतर्गत नए अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में किन बातों का अध्ययन किया जाता है और कौन से विषय सम्मिलित किए जाते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। यानी सरकमटेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की परिधि का निर्धारण ही अर्थशास्त्र का क्षेत्र कहलाता है। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम निम्नलिखित 3 बातों का अध्ययन करेंगे। पहला है अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र। या विषय सामग्री। और दूसरा है अर्थशास्त्र का स्वभाव। और तीसरा है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र या अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अर्थशास्त्र जिसका विवरण निम्न प्रकार है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। पहला है उपभोग, दूसरा है उत्पादन, और तीसरा है विनिमय, और चौथा है वितरण, और 5वां है राजस्व या लोक वित्त। राजस्व या लोक वित्त। आइए जान लेते हैं कि उपभोग क्या है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का उपभोग आदि और अंत उपभोग है। अब पहला क्या है, पहले हम क्या जानते हैं कि जैसे कि हम साधारण अर्थ में क्या कहेंगे कि जैसे खाने पीने की वस्तुओं का जब हमने उपयोग किया तो वो उपभोग के अंतर्गत आता है। परंतु अर्थशास्त्र में इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अर्थशास्त्र में वो सभी वस्तुएं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, वो उपभोग के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि चाहे मोटरसाइकिल का उपयोग हो, कार का उपयोग हो, कूलर और पंखे का उपयोग हो, एसी का उपयोग हो, या खाने पीने की वस्तुएं हो, या पहनने की वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे हम इस पेन का उपयोग कर रहे हैं, इस मार्कर का उपयोग कर रहे हैं इसको चलाने के लिए, तो इसमें भी हमारे लिए उपयोगिता है, इसलिए हम इसका उपभोग कर रहे हैं। दूसरी चीज है उत्पादन। उत्पादन साधारण शब्दों में कहा जाता है कि मनुष्य ना तो भी किसी भी तरीके मनुष्य जब भी किसी वस्तु का उत्पादन करता है, नई तरीके से नई चीज बनाता है, तो उसको उत्पादन कहते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ भिन्न है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है कि ना तो मनुष्य किसी भी वस्तु का पूर्णतया विनाश कर सकता है और ना पूर्णतया निर्माण कर सकता है। वो किसी भी वस्तु के उपयोगिता में सृजन करके उत्पादन करता है। जैसे कि मिट्टी से कुम्हार, लोहे से लोहार, सोने से सुनार, या चमड़े से चर्मकार तमाम तरीके की वस्तुएं बना देता है। जैसे मिट्टी से कुम्हार ले लीजिए तो वो तमाम तरीके के घड़े बना देता है, सुराही बना देता है, चिलम बना देता है, दिए बना देता है, मिट्टी के खिलौने बना देता है सुंदर सुंदर, और वो उत्पादन करता है। लेकिन वो मिट्टी का उत्पादन नहीं कर सकता है। इसी तरह से लकड़ी से बढ़ई, तमाम तरीके के दरवाजे, खिड़की, बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, बहुत सारी चीजें बना देता है, किंतु लकड़ी का निर्माण प्रकृति करती है। इस प्रकार से विनिमय पे हम आ जाते हैं। विनिमय का मतलब होता है आपस में वस्तुओं का लेन देन या अदल बदल को विनिमय कहते हैं। और सब शाब्दिक अर्थ में कहेंगे दो पक्षों के बीच होने वाले ऐच्छिक, वैधानिक और पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय
कहते हैं। तो ये विनिमय है। विनिमय दो प्रकार का होता है, एक होता है वस्तु विनिमय और दूसरा होता है मुद्रा विनिमय। अब हम आ जाते हैं वितरण पर। वितरण, जब वितरण करता है कोई भी उत्पादनकर्ता श्रम विभाजन के द्वारा और विशिष्टीकरण के द्वारा वो उत्पादन को बढ़ाता है, तो उसे कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, और इन साधनों में वो लाभ का सिद्धांत, पूंजी ब्याज का सिद्धांत और लगान का सिद्धांत नामक कई नियमों का प्रतिपादन होता है, कई सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है जो वितरण के अंतर्गत आता है। अगला है हमारा पॉइंट राजस्व या लोकवित्त। राजस्व शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है राज और प्लस स्व, यानी राजा का धन। इसमें कहेंगे कि राजा का धन कहलाता है राजस्व। तो अब इस समय जो क्या है, वर्तमान समय में राजा नहीं है, हमारे यहाँ चुनी हुई सरकारें हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, तीन प्रकार की सरकारें होती हैं। वो किस प्रकार से अपनी आमदनी को प्राप्त करती हैं और किस प्रकार से उनको विकास के कार्यों में या जो भी जरूरतों के कार्य हैं उनमें कैसे उनको व्यय करती हैं, किस प्रकार से अपनी आय को प्राप्त करती हैं और किस प्रकार से व्यय करती हैं, इसका विवरण जो होता है वो राजस्व के अंतर्गत होता है। अब हम आ जाते हैं अर्थशास्त्र का स्वभाव। अर्थशास्त्र के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा। आ जाते हैं पहले इस टॉपिक पे। इसके अंतर्गत हम तीन बातों का अध्ययन करेंगे। पहला है अर्थशास्त्र विज्ञान है। स्वभाव का मतलब होता है प्रकृति, अर्थशास्त्र विज्ञान है। दूसरा है अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है। पहला है वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है। आदर्शात्मक। और तीसरा है अर्थशास्त्र कला है। देखिए अर्थशास्त्र विज्ञान है, इसके बारे में कहा जाता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में जिन बातों का समावेश होता है वो हमारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, तो हमारा अर्थशास्त्र क्रमबद्ध है। दूसरी चीज है कारण और परिणाम के बीच संबंध को स्थापित करता है, तो ये हमारा जो अर्थशास्त्र है ये कारण और परिणाम के बीच में संबंध को स्थापित करता है। जैसे कि अगर किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ती है या किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में कमी आती है। ये इस बात को कारण और परिणाम को संबंध को प्रकट करता है। इसके बाद में ये आ जाता है कि आदर्श विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। तो ये देखिए अर्थशास्त्र हमारा आदर्श विज्ञान भी है और वास्तविक विज्ञान भी है। वास्तविक विज्ञान ऐसे है कि जब बजट बनता है उस समय कर लगाए जाते हैं, तो कर जब लगाए जाते हैं तो इस बात का निर्णय नहीं करता है कि करों का प्रभाव समाज के लोगों पर क्या पड़ेगा, कर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका निर्णय ये नहीं देता है, लेकिन ये कहता है कि कर लगाए जाएंगे। और वास्तविक विज्ञान का जो संबंध है वो है क्या है से संबंध है इसका, और आदर्शात्मक विज्ञान का संबंध है क्या होना चाहिए। इसका मतलब है आदर्श विज्ञान का कि जैसे जनसंख्या वृद्धि जब बढ़ती है तो उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या जो हम परिवार नियोजन के जो उपाय हैं उन्हें कड़े रूप में अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए, या समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज हतोत्साहित होगा, उत्तेजित होगा या हताश होगा। इस प्रकार से ये इस बात का निर्णय नहीं करता है कि क्या इस बात में वो मौन रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदर्श और वास्तविक विज्ञान की मिली जुली विज्ञान है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमें मिलता है। अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। तो इससे इसका अर्थशास्त्र के स्वभाव को प्रकट होता है कि ये अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है। अब हम आ जाते हैं अर्थशास्त्र कला है। अर्थशास्त्र कला है, ये विज्ञान हमें क्या बताता है होना चाहिए, लेकिन
शास्त्र कला के रूप में हमें बताता है कि कैसे करेंगे इसको हम। अर्थशास्त्र में और कला का संबंध है। अब वैसी कला नहीं है जो नट करते हैं या फूल पत्ती बना दी वो कला, इसका संबंध है हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वो कला के अंतर्गत है। इसका अर्थ यहाँ शास्त्र कला के अंतर्गत है। तो ये हमने जाना कि अर्थशास्त्र से जेएम कीन्स ने भी कहा है कि कला हमें ये बताती है किसी भी कार्य को करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका या निर्णय लेने का तरीका हमें जो बताती है वो कला के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का स्वभाव हमने जाना और अब हम जान लेते हैं अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाओं के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। पहला तो यही है इसका हेडिंग्स कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता है। इसको मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है, अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता है। और आर्थिक क्रियाएं क्या है? जिनके बदले में हमें धन मिलता है, धन की प्राप्ति होती है, जो भी कार्य करने से हमें धन की प्राप्ति होती है वो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मनुष्य की मानवीय क्रियाओं का अध्ययन होता है, अमानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं होता है। जैसे कि साधु सन्यासी हैं या चोर हैं, उचक्के हैं, इनका अध्ययन नहीं होता है। अगला है मनुष्य की सामाजिक एवं वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन। वास्तविक क्रियाओं का अध्ययन होता है, देवी देवता, राक्षस, चुड़ैल, भूत का अध्ययन इसमें नहीं होता है। अगला है कि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो भौतिक विज्ञान की भांति सदैव सत्य नहीं होते हैं। अर्थशास्त्र के नियम भौतिक विज्ञान नियम की भांति सदैव सत्य नहीं होते हैं। जैसे इसमें ग्रेविटी का लॉ ऑफ ग्रेविटी है भौतिक विज्ञान में कि जब भी कोई चीज ऊपर फेंकी जाएगी नीचे आएगी। अर्थशास्त्र जो कि मानव व्यवहार का अध्ययन है और मानव का स्वभाव जो वो थोड़ा सा चेंज होता रहता है समय, परिस्थिति और काल के अनुसार। इस प्रकार अर्थशास्त्र के नियम भौतिक विज्ञान के नियमों की भांति सदैव सत्य नहीं होते हैं, ये इसकी सीमा है। और अगला इसका है और लास्ट इसका टॉपिक है कि अर्थशास्त्र उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करता है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों को स्पष्ट नहीं करता है क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया अर्थशास्त्र ये नहीं बताता है उचित और अनुचित क्या है, क्योंकि शराब जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन होता है। तो ये है अर्थशास्त्र के विषय सामग्री के बारे में हमने जाना कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र का स्वभाव कैसा है, आदर्श विज्ञान है, वास्तविक विज्ञान है और या अथवा कला है। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है, आदर्श विज्ञान भी है और साथ ही साथ में कला भी है। इसके बाद में अर्थशास्त्र की सीमाओं को हमने जाना, क्योंकि जैसे ये कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है पालना माता का कैसा श्रम है, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं शारीरिक श्रम है, कोई लिखता है मानसिक श्रम है, कोई लिखता है आर्थिक श्रम है। लेकिन मैं बता दूं कि अर्थशास्त्र में जिस कार्य के बदले में कोई धन नहीं मिलता है तो वो श्रम के अंतर्गत नहीं आता है, ये इसकी सीमा है। उसके बदले में धन का
मिलना आवश्यक है। इस प्रकार से सर्कस में शेर का काम करना कैसा श्रम है, तो ये भी इसकी सीमा है, क्योंकि इसमें सामाजिक और वास्तविक मनुष्य का अध्ययन होता है, पशु पक्षियों का अध्ययन नहीं होता है। इसमें समाज में रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन होता है, साधु सन्यासी चोर डकैत तस्कर इनका अध्ययन नहीं होता है। और इसमें इसी प्रकार से ये भौतिक नियमों जो भौतिक विज्ञान होता है, इसके नियम हमेशा सत्य होते हैं, लेकिन हमारे अर्थशास्त्र के नियम हमेशा सत्य सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो पूरे समाज प्रयोगशाला है हमारा, इसमें पूरे समाज के ऊपर जो बातें निर्धारित की जाती हैं और जो सत्यता के से निकलती हैं, तो वो इसका सिद्धांत बन जाती है। और इसके साथ में मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को आप शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, जिससे कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँच सके। धन्यवाद।